हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम अपना लास्ट हेड कवर करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड ऑल्सो केवल ये 5 हेड्स ही आपको डीटी के 50 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेट 35 मार्क्स दिलवा सकते हैं, जस्ट इफ यू फोकस ऑन दीज 5 हेड्स। केवल ये 5 हेड्स आपको 50 में से 35 नंबर दिलवा सकते हैं डीटी में। इनकी अमेंडेड रिकॉर्डिंग भी आपको ध्रुव कोचिंग क्लासेस के चैनल पे मिलेगी। ऑल्सो पूरे 5 हेड्स के एक एक क्वेश्चन का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको डीसीसी के यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई होप ये आपको बहुत हेल्प कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। It is very easy, yet most of the people ignore it because they don't consider it that important, जबकि आपके इस हेड से भी अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का चांस होता है। चलिए, तो इस हेड का हम करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 115। Sundar died on 31st July 2024. He was in central government service. According to the governing According to his service, his widow Mrs. Sundar is paid a family pension of 10,000 per month. डियरनेस अलाउंस 40% मिल रहा था। आप बताइए कि कितना फैमिली पेंशन उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगा भी कि नहीं, और अगर हाँ टैक्सेबल है तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा। कैन शी क्लेम एनी रिलीफ ऑन सच इनकम, compute taxable income for assessment year 25-26 and tax thereon। तो फैमिली पेंशन का ये क्वेश्चन है। फैमिली पेंशन का अगर आपको पैसा मिलता है तो वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होता है। एग्जेम्पशन किसको मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है कि अगर आपकी ऑन ड्यूटी डेथ होती है, दैट टू इफ यू वाज इन आर्म्ड फोर्सेस, एंड अगर आपको किसी भी हाई गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, लाइक परमवीर चक्र, वीर चक्र, ऑल सच हाई गैलेंट्री अवार्ड्स, तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है। अदरवाइज फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है और उस टैक्सेबल अमाउंट में से डिडक्शन की लिमिट है, जिसमें अमेंडमेंट है, पहले 15,000 थी, अभी 25,000 है। तो ये आप ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी लिमिट चेंज हो गई है, ठीक है, 25,000 की लिमिट कर दी है। लेकिन अभी हमारे एग्जाम के लिए हम 15,000 ही देख करके चलेंगे, ठीक है। बट आप 25,000 को भूलना मत, क्योंकि अगर असेसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करता है तो 25,000 लगती है, और अगर असेसी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करता है तो 15,000 लगती है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे कि इनकम कितनी है। तो 10,000 की फैमिली पेंशन मिल रही है एंड उसके ऊपर 40% का डीए मिल रहा है, प्लस सुंदर डाइड ऑन 31st जुलाई, तो हम अगस्त से काउंट करेंगे मार्च तक, तो 8 महीने की ये इनकम हो गई 1,12,000। अब इसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी? 1/3 ऑफ पेंशन या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर। तो 1/3 ऑफ पेंशन या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर। 15,000 की इसको बेनिफिट मिल जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ओके, अगर ओल्ड रिजीम फॉलो करता, और अगर डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करता है तो विच एवर इज लोअर, बस 15,000 की जगह 25,000 हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, गिफ्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे हमारे मॉड्यूल में प्रोविजंस इलस्ट्रेटेड की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम उसको पढ़ करके एक बार डिस्कस करते हैं। मिस्टर आनंद रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 1 लाख फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर लाथी एज ऑन 10/10/2024। ठीक है, आनंद को गिफ्ट मिला अपने फ्रेंड से। 1 लाख शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम। ये यहाँ पर ना इसने इसका आंसर भी दे रखा है, ओके, क्योंकि ये प्रोविजन इलस्ट्रेटेड है। आपको गिफ्ट कैश गिफ्ट मिला है, तो कैश में अगर आपको 50,000 से ऊपर का अमाउंट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है अंडर अदर सोर्सेज। लेकिन अगर एम्प्लॉयर से मिला है तो सैलरी हेड में जाएगा, अगर आउट ऑफ बिजनेस मिला है तो पीजीबीपी हेड में जाएगा, और अगर इन दोनों ही हेड में नहीं जा रहा है तो अदर सोर्सेज में जाएगा। अबव 50,000 अगर मिला है तो एग्रीगेट अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बी इसमें बोल रहा है
12 नवंबर 2024 मिस्टर अजय को कैश गिफ्ट मिला 25,000 का फ्रॉम ईच, 25,000 ईच फ्रॉम हिज 3 फ्रेंड्स। तो एग्रीगेट मिलाकर के इसको गिफ्ट जो है वो 50,000 से एक्सीड कर गया। सिंस एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड 50,000 एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अब अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो याद रहे हम 50,000 जो है वो प्रॉपर्टी वाइज देखते हैं, एग्रीगेट अमाउंट नहीं देखते हैं, हम 50,000 देखते हैं पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, 10 जनवरी 25 को एक पीस ऑफ लैंड रिसीव हुआ जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 है फ्रेंड से, विदाउट एनी कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको कोई भी असेट मिलता है जिसे गिफ्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड करा है, तो अब इधर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गिफ्ट एज पर इनकम टैक्स। विदाउट कंसिडरेशन मिली है, एसडीवी अगर 50,000 को एक्सीड करती है तो टैक्सेबल हो जाएगा। सच लैंड वाज एक्वायर्ड बाय राजा इन 2001 फॉर 10,000। ठीक है, राजा ने अपने फ्रेंड को दिया, तो ये ट्रांसफर तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो इधर, देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर गई, 75,000 इनकम मान ली जाएगी, 75,000 इनकम मान ली जाएगी जिसको गिफ्ट रिसीव हो रहा है। अब जब आप इसे कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो वो कैसे कंप्यूट होगा, इसके अंदर देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी 75,000, मतलब जितना आपने गिफ्ट माना था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। ओके, जितना आपने गिफ्ट माना था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इधर इसने इधर बोला कि बाय वर्च्यू सोल्ड सच लैंड फॉर 2 लाख, 2 लाख में उसने लैंड बेचा, एसडीवी भी इतने की थी, तो कैपिटल गेन कंप्यूट इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल 2 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 75,000, जितना आपने एज ए गिफ्ट टैक्सेबल करा था वो। 10/7/24 को दीपक को एक लैंड रिसीव हुआ एट नापासर फ्रॉम हिज फ्रेंड विकास जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 46,000 एज अ गिफ्ट। इधर है दीपक, दीपक को अपने फ्रेंड विकास से लैंड रिसीव हुआ है जिसकी एसडीवी थी 46,000। ओके, लैंड विकास ने एक्वायर करा था 2001 में 5,000 में, विकास ने लैंड एक्वायर करा था 2001 में फॉर 5,000 रुपीज। फर्दर एज ऑन 1/11/2024 दीपक ऑल्सो रिसीव्ड अनदर पीस ऑफ लैंड, दीपक का एक और फ्रेंड है अनिल, उससे भी इसको लैंड रिसीव हुआ बीकानेर का, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इस लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 30,000, और अनिल ने वो लैंड एक्वायर करा था 10,000 में 23/24 में। ओके, ठीक है, तो दीपक को 2 लैंड एक्वायर हुए हैं, लेकिन कंसिडरेशन कितना है वो सब कुछ नहीं है, दोनों को भी बता रखा है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन है, विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम अनिल। ओके, चलिए, तो अगर आप विदाउट कंसिडरेशन एक्वायर करते हो 50,000 से कम की वैल्यू है, नथिंग विल बी टैक्सेबल एज गिफ्ट। लेकिन आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि 31/3/25 को मिस्टर दीपक ने नापासर वाला लैंड सोल्ड कर दिया 30,000 में और बीकानेर वाला लैंड बेच दिया 90,000 में। उस दिन दोनों लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे रखी है। अब इस गिफ्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच गिफ्ट। सबसे पहला तो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर दीपक, मिस्टर दीपक के हैंड्स में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज आप देखो, दोनों की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विदाउट कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है और दोनों की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए दीपक के हैंड्स में कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी गिफ्ट रिसीव होते टाइम। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, क्योंकि गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं प्रीवियस ओनर की, तो प्रीवियस ओनर एक की दे रखी है 5,000 और एक की दे रखी है 10,000। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब का लेंगे, वो भी प्रीवियस ओनर का ही लेंगे। अभी कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, बिकॉज दीपक ने
ये लैंड बेच दिया है, दीपक ने ये लैंड बेच दिया 30,000 में एंड 90,000 में। लैंड अगर आपने सोल्ड कर दिया है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कंसिडर करनी है। आपको दोनों लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है 50,000 एंड 85,000। ओके, आप इधर कंपेयर करेंगे एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी, क्योंकि अगर एसडीवी ज्यादा है और 110% से भी ज्यादा है तो फिर हम एसडीवी को ही सेल कंसिडरेशन मानते हैं। तो आप देखिए, क्या एसडीवी ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। 110% से भी ज्यादा है क्या? हाँ, बिल्कुल एसडीवी ज्यादा है। तो एसडीवी हमारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में 90 और 85, एसडीवी ज्यादा है ही नहीं, तो 90,000 सेल कंसिडरेशन बन गया। डन। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ नहीं है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नापासर वाले लैंड के लिए कितना आएगा? ये एक्वायर करा था 2001 में, ये आपने एक्वायर करा था 2001 में। ठीक है, ये जो लैंड था ये इसका आपको इधर दे रखा है, और आपने ट्रांसफर कब करा? करंट ईयर में। ओके, एंड आप इधर ट्रांसफर, इसको आप करेक्ट करना, ये 100 होगा क्योंकि 2001 में एक्वायर करा है इसने। ओके, एंड दूसरे बीकानेर वाले लैंड के लिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, तो इंडेक्सेशन की जगह ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगा। बाकी ये जितने भी प्रोविजन इलस्ट्रेशन है, अब ये सारे सेम तरीके के ही हैं। बस आप एक चीज ध्यान रखना कि जितना आपके लिए अदर सोर्सेज में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है, जब आप उस गिफ्ट को सेल करते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आपको वो माइनस करने देंगे, बिकॉज दो जगह टैक्स नहीं लगता है एक ही इनकम पे। ठीक है, ये सारे प्रोविजन इलस्ट्रेशंस सेम नेचर के हैं और सारे के सारे बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमको जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हम उसको कवर करते हैं। रेस्ट, अगर आपको ना कुछ भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है या हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके, आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स उधर ही रिजॉल्व कर दूं। चलिए, ये क्या क्वेश्चन है देखो। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 मिस्टर रत्नाम रिसीव डिविडेंड फ्रॉम सन फार्मा लिमिटेड इंडियन कंपनी 11 लाख, इन्वेस्टेड इन शेयर्स बाय टेकिंग लोन। अब इसमें ना देखो, एक चीज है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो लोन लेकर के, उस कंपनी से आपको क्या मिलेगा बदले में? इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको मिलेगा डिविडेंड। तो डिविडेंड लेने के लिए आपकी एक कॉस्ट इनकर हुई, दैट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इस डिविडेंड में से 20% उस इंटरेस्ट कॉस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। ड्यूरिंग द ईयर ही इज लाइबल टू पे 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन सच लोन। फर्दर ही इनकर्ड कलेक्शन चार्जेस ऑफ 50,000। इन सब चीजों से मतलब नहीं होता है। क्या मतलब होता है? 20% एक्चुअल एक्सपेंडिचर, 20% ऑफ डिविडेंड अलाउड हो जाता है। 20% ऑफ डिविडेंड और एक्चुअल विच एवर इज लेस। तो 11 लाख का डिविडेंड मिला था, खर्चा हुआ था 3 लाख का। अब हमें 20% करना है 11 लाख का, तो वो हो गया 2,20,000। लोअर मतलब 220 का खर्चा अलाउ हो जाएगा। रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल डिविडेंड अंडर अदर सोर्सेज हेड। ठीक है, ये एक जनरल इलस्ट्रेशन है जो जिसमें कंप्लीट अदर सोर्सेज का ही आ गया है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफ मिसेज एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन फी रिसीव, प्राइवेट ट्यूशन फी है अदर सोर्सेज में ही आएगी। ऑल राइट, जो जो इनकम आएगी वो मैं आपकी इधर ही लिखती जा रही हूँ। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, देखो ऑलरेडी ना विनिंग दे रखा है। विनिंग वही अमाउंट होता है जितना आपने जीता है। अगर इधर रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ होता तो आप उसको ग्रॉसअप करते। रिसीव हमें हमेशा 30% डिडक्ट होकर के होता है। 30% कैजुअल इनकम पे टैक्स रेट है, तो हमें 30% कट के
रिमेनिंग अमाउंट मिलता है जिसे हम नेट बोलते हैं, और वो होता है रिसीव्ड अमाउंट। अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी विनिंग दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, वही अमाउंट लेना है। बट अगर आपको इधर रिसीव्ड दिया हुआ होता तो आप उसको करते ग्रॉसअप। इधर हमें कोई ग्रॉसअप नहीं करना, हमें सीधा 2000 का अमाउंट लेना है। केबीसी ये भी कैजुअल इनकम है और आगे लिखा है ग्रॉसअप हो रखा है, तो 3,20,000 अदर सोर्सेज में आएगा। पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड, डिसीज्ड हस्बैंड के एम्प्लॉयर से पेंशन मिला, फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन है। क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला है कि एसएससी कौन सी रिजीम फॉलो करता है, तो आप नोट डाल करके देखो उधर लिखोगे, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हम हमेशा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही मानते हैं। ठीक है, तो 25,000 इसको मिला है, और अब आप क्या करोगे, आप 25,000 का 1/3 8,333, या फिर आप करोगे इधर 25,000 ही, क्योंकि हम डिफॉल्ट रिजीम ही मानेंगे बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। तो विच एवर इज लोअर 8,333, रिमेनिंग अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा 16,667। ये आपका टैक्सेबल फैमिली पेंशन होगा। ठीक है, मैं आपको ऊपर वाले कॉलम में लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये इधर आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, बिल्कुल ये भी इधर का ही अमाउंट है। डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स फी भी हमारा अदर सोर्सेज हेड में ही आता है। लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड, वेकेंट लैंड इज ऑल्सो इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर्स स्कूल, सैलरी हेड में जाएगी, लेकिन सीए की कॉपीज चेक करना अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। इनकम टैक्स से रिफंड मिला है, इनकम टैक्स रिफंड कोई इनकम नहीं होती है, आप ही की जेब से दिया हुआ पैसा आप ही को वापस मिल रहा है, इट इज नॉट एन इनकम। लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज डेफिनेटली इनकम। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट मतलब जब आप इकट्ठा रेंट पे करते हो जिसमें बिल्डिंग का भी आ जाता है और फर्नीचर का भी आ जाता है, उसे बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट आपका 10,000 का लगा है, खर्चा 5,000, खर्चा लेस हो जाता है, यहाँ पर आएगा 5,000, 10,000 माइनस 5,000, कंपोजिट रेंट आ गया 5,000 का। रेंट ऑन सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सबलेटिंग की इनकम भी अदर सोर्सेज में आती है, और कितनी, एक्चुअल इनकम माइनस सबलेटिंग के जो भी आपके खर्चे लगे हैं, तो इधर आ जाएगा 8,000, इधर आप टैक्सेबल कर दोगे 8,000। इनकम टैक्स पेड की बेनिफिट नहीं मिलती है, पर्सनल खर्चों का भी नहीं मिलता है। पेमेंट मेड टू एलआईसी, इट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन। ठीक है, ये आपको एटीसी में रिडक्शन मिलेगा। तो ये आपकी टोटल अदर सोर्सेज हेड की इनकम आ गई। आप इसका टोटल लगा लेंगे और आप मैच कर लीजिएगा फाइनल आंसर से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन हमारा मॉड्यूल में है उसको अपन कवर करते हैं 117। अनिल फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड, कैश बेसिस है, इसका मतलब इसने सारा रिसिप्ट बेसिस पे मेंटेन कर रखा है, तो 18,000 इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट में भी हम हमेशा ग्रॉसअप करते हैं, इंटरेस्ट पे टैक्स कटता है 10%, तो मतलब 18,000 90% के बराबर है, हमें निकालना है 100% पे, तो वो आ जाएगा हमारा 20,000। 18,000 90% के बराबर है, आपको कंप्यूट करना है 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 20,000 हमारा ग्रॉसअप इंटरेस्ट हो गया। अब आगे, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड मशीनरी अगर आपने लेट आउट करी है 15,000 पर मंथ अंडर अ कंपोजिट लीज, अदर सोर्सेज की ही इनकम है, और आप उसमें से ये खर्चे माइनस कर सकते हो, लेकिन कैपिटल रिपेयर का ध्यान रहे, कैपिटल रिपेयर की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो 1,50,000, 1,50,000 में से लेस करोगे 1,000 इधर, 5,000 इधर। ठीक है,
कैपिटल रिपेयर की डिडक्शन नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखना। और बिल्डिंग से ही रिलेटेड इधर अलाउेबल डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो ये बिल्डिंग से ही रिलेटेड खर्चा है, बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है, तो आप इधर ही उसको लेस कर दोगे। ओके, पीजीबीपी से रिलेटेड नहीं है। डन। ये आपके आ जाएगी लेटिंग ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी की इनकम। फिर दे रखा है आपने इंटरेस्ट पे करा आउटसाइड इंडिया बिना टीडीएस काटे। बिना टीडीएस काटे अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो पूरा का पूरा पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा आउटसाइड इंडिया अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो। गिफ्ट फ्रॉम फादर नहीं लिया जाता है बिकॉज फादर इज अ रिलेटिव। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड, ग्राउंड रेंट इनकम है। ग्राउंड रेंट मतलब वेकेंट लैंड का रेंट आपको मिल रहा है, ये इसकी टोटल इनकम हो जाएगी। फायर इंश्योरेंस नहीं लेंगे बिकॉज ये पेड नहीं है, ठीक है, और ये अपनी बुक्स मेंटेन करता है कैश बेसिस पे। डन। ये भी हमने कर लिया, आप इधर इसका टोटल टैली कर लेना। बस इतने ही हमारे क्वेश्चंस थे, ये आपने नोट वर्किंग नोट्स में लिख दोगे। अदर सोर्सेज में इतने ही आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप अदर सोर्सेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसके प्रोविजंस अच्छे से याद रखो। क्वेश्चन जो आएगा ना वो, ये जो हमारा इलस्ट्रेशन है 116, इस 116 वाले इलस्ट्रेशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। आप एग्जाम के पास्ट क्वेश्चंस उठा करके देखो, 116 वाले बेसिस पर ही अदर सोर्सेज के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ सिंस वी आर डन विद आवर 5 हेड्स, अब अगर आप चाहते हो कि मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊं, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि पास्ट ईयर के पेपर्स को भी आप चाहते हो कि अभी के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया जाए, या फिर आप डिडक्शंस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन चाहते हो। whatever you need, whatever you require, please do let me that in the comment section. Thank you.